एपिसोड 14 प्यार या नफरत। साहिल इतने वर्षों बाद अपने सामने मीरा को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक मासूम लड़की की परछाई दिखाई देने लगी जो उसे हर वक्त बोलते रहता था, साहिल भैया आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मुझसे नफरत क्यों करते हो, मुझसे बातें क्यों नहीं करते, क्या यह मेरी गलती है कि हम दोनों के पेरेंट्स हमारी एंगेजमेंट बचपन में कर दिया है? नहीं भैया, मैंने यह सब नहीं किया, प्लीज मुझे बुरा मत समझना। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, उसने खुद ही खुद को धक्का दिया है। मैं ऐसी बुरी लड़की नहीं हूँ। साहिल यह सब सोच ही रहा था कि तभी सामने खड़ी हुई लड़की यानी कि मीरा ऋषभ को गले लगाकर बोला, बेटा तुम कहाँ थे इतनी देर, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ऋषभ ने बोला, मॉम मैं तो अपनी एंजल के पास गया था। तो मीरा बोली, क्या तुमने उसे चॉकलेट दिया? तो साहिल बोल, हाँ, उसने भी मुझे रिटर्न में कुछ चॉकलेट दिया है और उसे आपकी चॉकलेट भी बहुत पसंद आए। वह तो बड़े मैसेजे से खा रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। यह सब बोलते वक्त ऋषभ की आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह चमक बाकी 3 लोग भी देख सकते थे। मीरा अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे को हालात के चलते पत्थर दिल बना दिया था। ना उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई और रिश्तेदार उसके पास, सिर्फ उसकी माँ थी जो कि काम की वजह से हरदम उससे दूर रहती थी। उसके खाते में लिखा था सिर्फ अकेलापन और तन्हाई। यही ओरिजिन था जिसकी वजह से ऋषभ बहुत ही ज्यादा रूड बन गया है। लेकिन अब लगता है कि उसके बेटा धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी आंखों में जो हर वक्त नफरत दिखाई देती थी, जिसके आग में वह जलता रहता था, वह आग अब फीका होने लगा है। उनकी यह मिलन देखकर साहिल को पता नहीं क्यों अपने अंदर एक खालीपन दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसे भी वहां पर होना चाहिए, उसके बिना वह दोनों इनकम्प्लीट है। पर उसे यह क्यों लग रहा था, यह बात उसे भी नहीं पता। माँ बेटे की यह प्यार भरी दृश्य साहिल के अलावा यश भी देख रहा था। मीरा को यश ने कभी सामने से नहीं देखा था मगर उसके मॉम के साथ बहुत सारी तस्वीरें में देखा था और साथ में उसके घर वाले भी मीरा को बहुत ज्यादा मानते थे और उसकी बातें करते थे। इस वजह से यश मीरा को एक बार देखते ही पहचान गया था। यश ऋषभ को पसंद नहीं करता था क्योंकि ईशा को जब ऋषभ मिलता था वो बाकी सब लोगों को इग्नोर कर देता थी, मगर वह ऋषभ से को नफरत नहीं करता था। उसने जब देखा कि ऋषभ उसकी मौसी का बेटा है तो उसके दिल में सबके लिए जो थोड़ी सी भी बुरी फीलिंग थी उसने तुरंत ही वह सब हटा दिया। वह दोनों इन दोनों को इग्नोर करके आराम से बातें कर रहे थे और फिर वह दोनों वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो नहीं जा रही थे कि तभी साहिल ने धीरे से मीरा का नाम लिया। मीरा। साहिल खुद को यकीन दिलाना चाहता हो, जिस इंसान को वह इतने दिनों से ढूंढ रहा है वह आज उसके सामने है, उसकी मीरा जो एक टाइम पर उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब शायद उससे नफरत करती है या फिर उसे देखना भी नहीं चाहती होगी क्योंकि उसकी वजह से ही तो उसकी लाइफ इतनी ज्यादा उलझी हुई बन गई है। अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आता तो आज मीरा भी ऐसो आराम की जिंदगी जीती, न कि सिंगल मदर बनकर रह जाती। मीरा ने जब यह आवाज सुन तो थोड़ा सा इमोशन हो गई। इतने वर्षों बाद भी यह आवाज बहुत ही अच्छे से याद है। ये उसकी साहिल भाई की आवाज नहीं, उसका नहीं है। वह तो 9 साल पहले ही किसी और का हो गया था। अब उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ अब उसका बेटा है, इसलिए उसे कमजोर नहीं पड़ना है। और वो अब पहले जैसी कमजोर मीरा नहीं है जो किसी के प्यार के लिए उसके पीछे घूमती रहे या भीख मांगती रहे। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, वह अकेली अपनी बेटी के साथ खुश है। साहिल ने बोला, कैसी हो मीरा, तुम मुझे ऐसे देखकर ना देखने की नाटक क्यों कर रही हो?
तो मीरा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने बोला, आप ऐसी कोई शख्स नहीं है मिस्टर साहिल अरोड़ा कि आपको देखकर मुझे ना देखने का नाटक करना पड़े, और आप मेरे कोई करीबी नहीं है कि आपको देखकर ही मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। साहिल का पूरा फोकस सिर्फ मीरा पर था, इसलिए उसने ऋषभ की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देखा था मगर यश ने देखा था। उसने मीरा को एक तक देखा। मीरा पहले से भी ज्यादा गोरी हो चुकी थी, उसकी फिगर भी बहुत ही अच्छी बन चुकी है, शायद बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से। हर टाइम ब्रांडेड और फैशनेबल रहने वाली मीरा अब एक सस्ती सी ड्रेस में है, मगर उसमें भी बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। पता नहीं क्यों मीरा को देखकर साहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। बचपन में जब मीरा उसके आगे पीछे भागती थी तब उसे मीरा से एक अलग ही ज्यादा चीड़ मचती थी, मगर आज जब मीरा ने उससे ऐसे मुंह मोड़कर अपने बेटे को लेकर जा रही थी तो साहिल को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। यश ने एक बार जाती हुई मीरा को दिखा और फिर साहिल को देखकर बोला, मौसी तो दिखने में बहुत ही ज्यादा कयामत है, और साथ में बड़े भाई भी बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं, मगर उसका और एटीट्यूड आपसे बिल्कुल अलग है। साहिल ने यश को घुरा और बोला, कौन सा भाई और किसका भाई? यश साहिल को देखकर बोला, आप बिल्कुल बुद्धू हो, इसलिए आपको दादाजी और पापा से इतनी डांट पड़ती है। आपको ऋषभ को देखकर पता नहीं चला कि वह बिल्कुल आपकी जैसा दिखता है। अब आप खुद समझदार हो, समझ लो, अगर नहीं समझ आए तो आप एक बुद्धू हो तो फिर समझने के लिए आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। पता नहीं उस चुड़ैल के पीछे इतनी खूबसूरत हसीना को छोड़ दिया। खैर छोड़ो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे बंदर के गले में मोती के माला अच्छी भी नहीं लगती। भले ही मासी सिंगल मदर हो पर उनके पीछे अभी भी शायद लड़कों की लाइन होगी। थोड़ा सा संभल के रहना, यह कहकर यश साहिल के गाड़ी में बैठ जाता है और साहिल भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर साहिल अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि मुझे मीरा कपूर की इन 9 सालों की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और पता लगाओ कि वह इंसान जो मीरा को प्यार करने के दावा करता था और उसकी मॉम जो कि मीरा को एक बच्चों की तरह प्यार करती थी, उन लोगों ने क्यों मीरा को घर से निकाल दिया, और वह लड़का तो उस इंसान का बेटा है तो मेरे जैसे क्यों दिखता है। यह सोचकर साहिल का दिमाग फटा जा रहा था और उसने बोला कि 9 साल पहले मेरे एंगेजमेंट के दिन क्या हुआ था मुझे वह भी जानना है, और उस टीना के बारे में भी पता लगाओ कि उस दिन मेरे रूम में जब मैं नशे की हालत में था तो कौन आया था। टीना ही थी ना वह लड़की, या फिर उसने मुझे झूठ बोला है। पता नहीं क्यों उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है। कैसे भी करके तुम उस वीडियो को रिकवर करो, मुझे सब कुछ जानना है। और हाँ, उस ऋषभ की और मेरी डीएनए टेस्ट करवाओ, और यह सब तुम्हें 2 दिन के अंदर करना होगा। साहिल का असिस्टेंट अपनी बस की इतने सारे डिमांड सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया। उसके बस ऐसे तो कुल नेचर के था, मगर जब उसका दिमाग सही नहीं होता था तो कुछ भी कर सकता था। कॉल कट करने के बाद साहिल मन ही मन सोचा, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को अपने पास लाकर रहूंगा, अगर नहीं हुआ तो भी मैं तुम दोनों को अपने पास लाकर रखूंगा। मीरा, शायद तुम मुझे माफ ना करो मगर किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी माफी पाकर रहूंगा। तुम मुझे एक टाइम बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, मगर शायद मैं अब तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। यह तो रिवर्स साइकोलॉजी हो गया। और फिर एक शैतानी हंसी हेकर कर बोला, अगर इनमें उन लोगों का हाथ हुआ जिसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैं उन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा। और फिर उसने किसी और को कॉल किया और गाली देते हुए बोला, साले कुत्ते, तुझे सब पता था ना, इसलिए तूने मुझे ऋषभ के साथ भेजा। फिर उधर से उस इंसान ने बोला, देखो तुम्हें इतनी ज्यादा बुद्धू होने के लिए किसने बोला था।
मैंने जब ऋषभ को पहली बार देखा था तो मुझे पता चल गया था उसका बाप कौन है। फिर साहिल ने बोला, तुझे पता था ना मेरा इस 5 साल से कहाँ पर रह रही है, तो फिर भी तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सिद्धार्थ ने बोला, हाँ मुझे पता था, मगर तू तो तब अपनी लाइफ में मजे करने में बिजी था। तुझे तो शुरू से ही मीरा पसंद नहीं थी। सिद्धार्थ की यह सब बकवास सुनकर साहिल गुस्से से बोला, पहले पसंद नहीं थी मगर आपने उसे प्यार करता हूँ। तो फिर सिद्धार्थ ने बोला, तेरी मुझे यह एक लाइन सुनने के लिए मैं इतने टाइम से चुप था, क्योंकि जब किसी को कोई चीज आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं कर पाता, मगर जब वही चीज उसे मेहनत के बाद मिलता है तो उसे उसकी वैल्यू मालूम होती है। फिर सिद्धार्थ ने बोला, भाई एक बात तुझे बोलने से मीरा ने मुझे मना किया था, खुद की कसम देकर रखी थी, नहीं तो उस दिन ही बताने वाला था जिस दिन मुझे पता चला था कि ऋषभ तेरा बेटा है, मगर मैंने उससे कभी पहले देखा नहीं था। खैर मुझे तुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, शायद मीरा तुझे माफ भी कर दे मगर मुझे नहीं लगता ऋषभ तुझे कभी भी अपने बाप के तौर पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वह बिल्कुल अपने नानाजी पर गया है, बिल्कुल रूड और एरोगेंट, पता नहीं खुद को कौन सी जगह की तन्हाशा समझते हैं। मुझे नहीं लगता वह कभी भी तुझे एक्सेप्ट करने वाला है। वह अगर तेरे फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लेना वही बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं अपने प्यारे प्यारे रीडर्स को बताना चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर में साहिल को माफ भी कर देगी और वह लोग एक हैप्पी फैमिली तरह रहेंगे, लेकिन ऋषभ कभी भी अपने पापा को माफ नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और जो भी करेगा सब अपने दम पर करेगा और खुद के मेहनत की कमाई से ही करेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी मम्मी के जिंदगी तबाह करने वाला सिर्फ और सिर्फ सजा के काबिल है, मगर यह सब साहिल ने जानबूझकर नहीं किया, एक गलतफहमी के चलते हुआ है, इस वजह से ऋषभ उसे कभी भी पनिश नहीं करेगा। सॉरी, तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मैं एक ही चैप्टर अपलोड कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी बाद में 2 चैप्टर अपलोड करने की। कहानी धीरे धीरे और भी ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि कहानी की जो विलन है उसकी एंट्री बहुत ही जल्द होने वाली है और साथ में ईशा की मॉम की भी बहुत ही जल्द एंट्री होने वाली है और साथ में और भी बहुत सारे मजेदार कैरेक्टर की एंट्री करवाने वाली हूँ। और मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना था, अगर मैं ईशा को यश की कजन बना दूं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि उन लोगों को बेस्ट फ्रेंड या भाई बहन बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। एक्चुअली में यश को विलन बनाना चाहती थी, मगर आप सब लोग यश को विलन नहीं बनने देना चाहते हैं, तो आप लोग बताइए कि मैं क्या उन दोनों को भाई बहन बनाएं या कजिन, या फिर विलेन बना और बाद में उसे सुधार दूं। सबसे ज्यादा लोग जिस तरफ होंगे मैं वही ओपिनियन मानूंगी। एपिसोड 16 धमाका। अब आगे। सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे, इस वजह से साहिल ने बोला, आप लोग क्यों सैड हो रहे हो, इसमें आप लोगों की थोड़ी ना गलती है। आप लोगों को तो साहिल चाचू ने अपने बातों में फंसाया था, तो इसमें सारी गलती तो साहिल चाचू की है कि उन्होंने उस स्वीट मौसी जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। तो आप लोगों को स्पेशली मॉम और दादी को ना चाचू की पिटाई करनी चाहिए। मॉम को जूते, अरे नहीं नहीं दादी आप जूते लेना, मॉम आप बेलन लेना और फिर साहिल चाचू को मारना पीटना, और दादाजी आप आपके छड़ी है ना उससे पीटना, और डैड आप जिस क्रिकेट बैट से मुझे मारते हो उस बैट से पीटना। सब लोगों को यश की बात सही लगी और उन चारों ने एक साथ बोला, आई आई कैप्टन आपकी हुक्म सर, आंखों पर। यश ने मन में खुद की तारीफ करते हुए बोला, अरे बेटा यश तू तो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा है। आज चाचू आप आए पहाड़ के नीचे, आपकी तो अच्छे से कुटाई होने वाली है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेचारा साहिल, उसे तो पता तक नहीं है उसका लाडला भतीजा उस पिटाने का प्लान कर रहा है।
मल्होत्रा मेंशन के बाहर। साहिल 30 मिनट तक रोता रहा क्योंकि उसे वीडियो में मीरा की बेगुनाही साफ देखी जा सकती है। उसमें उसी दिन का फुटेज है जिस दिन उन दोनों का एंगेजमेंट हुआ था, और यह साफ साफ देखा जा सकता था टीन उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला रही है, और यह बात मीरा ने देख ली थी। इस वजह से उसने उसको बचाने के लिए मीरा की मासूमियत उससे छीन ली थी और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था अभी उसके लिए। बदले में उसने उसे क्या मिला? सिर्फ ताना, और उसने तो उससे एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दिया था। शायद उस दिन वो जिस खुशखबरी के बात कर रही थी वो था उसका प्रेग्नेंट होना, और उसने अपने बेवकूफ़ी के चलते उससे एंगेजमेंट तोड़ दिया। और मीरा की इस प्यार के बदले उसने उसे दिया था सिर्फ कातिल का इल्जाम लगा दिया। और आज उसे वह हर एक पल याद आ रहा है जब उसने मीरा को नीचा दिखाया था, खासकर वह दिन जब टीना के बात में आकर उसने मीरा को अपने ही बच्चे की खूनी बना दिया था, जो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और आज उसकी नादानी और गलतफहमी के चलते उसके खुद के बच्चे को और जी की माँ को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। से जितना यह सब याद आ रहा था उसका रोना उतना ही बढ़ता गया। साहिल यही सोच रहा था वह किस मुंह से अब मीरा से माफी मांगे। उसने मीरा के साथ इतना ज्यादा गलत किया है कि एक जिंदगी कम पड़ जाएगी मीरा से माफी मांगने के लिए। और उसका बेटा, वह तो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। बहुत टाइम हो गया किसी का खाने का मूड नहीं था, मगर यश को तो भूख लगी थी क्योंकि आज उसका फेवरेट डिश जो बना था चिली पनीर की बटर नान। साथ में वह बहुत ज्यादा खुश था। एक तो उसे आज ईशा को साथ इतना टाइम खेलने को मिला, ऊपर से बोनस एक बड़ा भाई भी मिल गया जिसे वह फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। और फ्यूचर में यह होगा भी यश के वजह से। साहिल की बहुत बार जैसे बैंड बजती है वैसे ही ऋषभ की भी बचेगी, क्योंकि हमारा यश यही इतना खुराफाती। फिर यश ने अपना पूरा पति दिमाग चलाया और वहां पर बैठे हुए तीनों प्राणी मतलब अपने दादा दादी और मम्मी पापा को बोला, क्या आप लोगों को भूख नहीं लगी? तो उन चारों ने एक साथ बोला नहीं। फिर यश की मम्मी ने बोला, तुम्हें अगर भूख लगी है तो खा लो। यश ने मन ही मन सोचा, हाँ यही पाप में कर दो और फिर आप चारों मुझे ताना देते रहो। इससे अच्छा मैं अपनी खुराफती दिमाग से एक आइडिया निकलता हूँ जिससे इन चारों का मूड ठीक हो जाए और फिर यह लोग खुशी खुशी खा ले। वैसे ही दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें मेडिसिन लेना होता है, और मेरे मम्मी पापा को तो ख्याल ही नहीं है कि उन लोगों का भी मम्मी पापा है और उनका ध्यान रखना है। चलो मैं मासूम ही इन सब का भला कर देता हूँ। इससे अच्छा मैं अपनी खुराफती दिमाग से एक आइडिया निकलता हूँ जिससे इन चारों का मूड ठीक हो जाए और फिर यह लोग खुशी खुशी खा ले। वैसे ही दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें मेडिसिन लेना होता है, और मेरे मम्मी पापा को तो ख्याल ही नहीं है कि उन लोगों का भी मम्मी पापा है और उनका ध्यान रखना है। चलो मैं मासूम ही इन सब का भला कर देता हूँ। और फिर उसने एक मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, आप सब लोग मेरी बात अच्छे से सुनिए, जो भी हुआ उसमें आप सबका कोई दोष नहीं है यह सारा किया कराया चाचू का है, तो पनिशमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाचू को लाऊंगा और आप लोग चाचू को अच्छे से पीटना जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और आप लोग मासी से माफी मांग लेना, देखना मासी आप लोगों को ठीक माफ कर देगी, मगर उसे खड़ूस बड़े भाई से दूर रहना, वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हर वक्त ईशा को मुझे चिंता रहता है। यश की यह सब बकवास बातें सुनकर उन चारों का मूड अच्छा हो गया और फिर साहिल के मॉम और यश के मॉम दोनों मिलकर टेबल पर खाना लगाने लगे डिनर करने के लिए, क्योंकि नौकरों को उन्होंने पहले ही भेज दिया था। तो फिर यश बोला, ठीक है मैं जाता हूँ, चाचू को बुला लेता हूँ। तब तक आप लोग अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए चाचू की कुटाई करने के लिए। यह कहकर यश बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और देखा कि उसके चाचू रो रहे हैं।
हाय मेरे पागल चाचू, यह तो लड़कियों की तरह रो रहे हैं। अब उनके मूड ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। काश भगवान जी मेरे जैसे दिमाग में चाचू को भी देते और थोड़ा मेरे जैसा इंटेलिजेंट और हैंडसम बनने, तो शायद चाचू का आज यह हालत नहीं होता। पता नहीं चाचनी छिपकली के अंदर क्या देखा था कि मेरे भोले भाले चाचू ने उसे पर विश्वास कर लिया। उसे देखकर कोई भी इंसान कह सकता है वो एक डायन है, और इन्हें लगा उसे सिंड्रेला और रियल सिंड्रेला है, उन्हें यह डायन लगी और इन्हें तो पनिशमेंट मिली नहीं चाहिए, और वह दूंगा मैं, और बाकी उनका खड़ूस बेटा है ना, उनका जीना हराम करने के लिए मैं तो मज़े से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ सिर्फ और सिर्फ शो देखूंगा। फिर यश एक मासूम सा चेहरा बनता है, थोड़ा सा सैड एक्सप्रेशन लाता है, और फिर साहिल के पास जाकर उसका कंधा किसी बड़े आदमी की तरह थपथपा कर बोलता है, चाचू डोंटी क्राई में हुना, मैं आपकी मदद करूंगा चाची को पटाने के लिए। पहले तो साहिल कंफ्यूज हो गया, एक चाची कौन है, फिर उसे समझ में आया कि यश मीरा को चाची बोल रहे हैं। मीरा के लिए चाची सुनकर साहिल को थोड़ा सा अच्छा लगा, और साहिल को अब किसी के साथ की जरूरत थी जो उसे थोड़ा सा दिलासा दे सके, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब 0 पर जा चुका था। इसलिए वह एक 7 साल के बच्चे के साथ अपने दिल का दुखरा रो रहा था। फिर साहिल यश को बोला, तुम्हारी चाची को कैसे पटाओ वह तो बता दो, फिर तो तुम्हारी चाची बनेगी, वरना तुम उसे मौसी ही बुलाते रहना। फिर यश थोड़ा रब से बोल, इसके लिए आपको मेरे चाची पटाओ मिशन में ज्वाइन होना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले अपना यह थोबड़ा जैसे कोई अपना मर गया हो, इसे व्हाट्सएप के स्माइल इमोजी की तरह बनना पड़ेगा, और हरदम चाची के पीछे एक पालतू कुत्ते की तरह फॉलो करना होगा, और चाची आपको जितनी भी गाली दे मारे पीटे आपको वह सब सहना पड़ेगा। साहिल ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बस इतना करने से ही हो जाएगा। तो यश ने बोला, कोर्स हो जाएगा, और आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई दूसरा लड़का चाची को ना पटा जाए। उन्हें जितना हो सके लड़कों से दूर रखना, एक अच्छा और पजेसिव हस्बैंड बनना, क्योंकि लड़कियों को अक्सर पजेसिव लड़की ही ज्यादा पसंद आते हैं। चलो डिनर करने चले, उससे पहले अपना थोबड़ा सुधार लो। और यह रोना धोना लड़कियों का काम होता है, लड़कों का नहीं। जो लोग हार जाते हैं वही रोते हैं, और आप तो मेरे स्ट्रांग चाचू हो, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए चाचू, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के मिशन में लग जाइए। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सेनोरिटा, आपको चाची का दिल बहुत ही दुखाया है, इस वजह से आपको पहले चाची को मानना पड़ेगा, और आप दोनों के बीच जो गलतफहमी है उसे दूर करना। यश के मुंह से यह समझदारी भरी बातें सुनकर साहिल को थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने ठान लिया था कुछ भी करके मीरा को मन ही लगा। अब बेचारे साहिल को कौन समझाए, कुत्ता पालो बिल्ली पालो मगर गलतफहमी मत पालो। और उसके सामने जो चट्टान ऋषभ खड़ा है उसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साहिल, तुझे क्या पता, तेरे भोला भाला भतीजा तेरी कुटाई करने का प्लान बना रहा है। उसे अच्छे से पता है कि तेरा जो जालिम बेटा है ना, वह तेरे हालत बहुत ही ज्यादा खराब करने वाला है, और साथ में तेरे परिवार वाले भी अब तेरे टीम में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अपने पोता और बहू चाहिए, उन्हें अपने बेटे से अब कोई मतलब नहीं रहा। फ्यूचर में तेरी बहुत पर कुटाई होना जरूरी है, क्योंकि तेरा भतीजा तेरे लिए बहुत ही अच्छी तरह से तेरे कुटाई का इंतजाम कर रखा है। प्यारी प्यारी रीडर, आपको भी लगता है ना साहिल को थोड़ी मार पड़ने की जरूरत है, और साथ में मीरा से थोड़ी सी इग्नोरेंस और नफरत भी झेलना चाहिए, तभी उसे जाकर मीरा की इम्पोर्टेंस मालूम होगी, क्योंकि उसने भी पास्ट में मीरा को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। आप लोग क्या कहते हैं? अगर मेहनत करेगा और बाद में फल मिलेगा तब जाकर ही तो उसे मेहनत की फल की कदर होगी। एपिसोड 17, देखो कौन आया। अब आगे। सिद्धार्थ के घर पर सब लोगों के जाने के बाद ईशा ने अपने डैडी से बोला, पापा मैं घर
पर रहकर बोर हो जाती हूँ, कुछ करो ना, मैं ऐसे अकेली घर पर नहीं बैठना चाहती हूँ। क्या आप मुझे प्ले स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हैं? सिद्धार्थ भी यही सोच रहा था कि कब तक दूसरों के भरोसे अपनी बेटी को रखें। इस वजह से उसने भी यही सोचा था कि ईशा को कोई प्ले स्कूल में एडमिशन दिला देगा और उसने अपने असिस्टेंट को इस काम में लगा भी दिया था। एक सेफ प्ले स्कूल ढूंढने के लिए यहाँ आपका सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो, क्योंकि सिद्धार्थ के दुश्मनों की कमी नहीं थी। तो सिद्धार्थ बोल, क्यों नहीं प्रिंसेस, आपने अगर कोई फरमाइश किया हो तो आपके पापा जरूर उसे पूरा करेंगे। कल ही मैं आपको एक अच्छे से प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। मुंबई एयरपोर्ट। यहाँ के प्राइवेट पार्किंग एरिया पर एक प्राइवेट जेट प्लेन आकार रुकी। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत देखने वाली लड़की नीचे उतरी और उसको घेरकर खड़े थे उसके 10 बॉडीगार्ड। उस लड़की ने अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या तुमने उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई? तो क्या उसका कोई कुल्लू मिला? यह बोलते वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, उसके आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। तो उसके असिस्टेंट ने थोड़ा सा निराश होकर बोला, नहीं मैम, हमने उसे 3rd डिग्री देकर भी देख लिया मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो वह लड़की एक खतरनाक हंसी के साथ बोला, बड़ी जिद्दी है लगता है, जो 3rd डिग्री के बाद भी मुंह नहीं खुल रहा। फिर उस लड़की ने बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तो मरे हुए इंसान के मुंह से भी बात निकल सकती हूँ, और यह तो एक जिंदा लड़की है। अरोड़ा मेंशन। साहिल को यश बहला फुसला कर घर के अंदर लाया था। जब साहिल आगे आगे चल रहा था तब यश उसके पीछे पीछे धीमी कदमों से चल रहा था, क्योंकि जब साहिल को मार पड़े तो यश को उसकी वजह से फ्री में मारना खाना पड़े। साहिल जब अपने घर के लिविंग रूम में अपना पहला कदम रखा, एक उड़ता हुआ चप्पल उसके दाहिने गाल पर आकर लगता है। बेचारा साहिल। साहिल कुछ समझ पाता तब तक एक बेलन आकार उसके दाहिने पैर पर आकर लेगा और फिर उसके पापा भी उसके सामने आकर और अपने छड़ी से पीटने लगे और बचे कुचे कसर उसके बड़े भाई ने बेट से मारकर पूरी कर दिया। साहिल कुछ समझ पाता तब तक वह लोग अपना काम कर चुके थे और डिनर करने बैठ चुके थे। वही साहिल बेचारा इस हालत में एक स्टैचू की तरह डाइनिंग रूम के बीचों ओ बीच खड़ा हुआ था। फिर उसने बोला, अरे मॉम डैड भैया भाभी, आप लोग कर क्या रहे हैं? मुझे ऐसे मार के अपना हाथ साफ करके क्यों गए, जैसे आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतार रहे हो। देखो बात तो सही है, वह लोग अपने फ्रस्ट्रेशन ही साहिल के ऊपर निकाल दिया, लेकिन वह लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह चारों एक साथ बोले, ए फ्रस्ट्रेशन नहीं, यह तुम्हारी गलती की सजा है, जो तुमने मीरा बेटी के साथ किया था इसकी सजा तुम्हें मिली है। अब चुपचाप अपना हुलिया ठीक करके खाने के लिए आ जाओ, कोई तुम्हारे लिए बैठे रहने वाला नहीं है। वहां पर एक बंदा था जिसे यह शो देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था, वो था यश, जो कि उधर चुपचाप अपना खाना एंजॉय कर रहा था और यह सब देख रहा था। तब तक साहिल को भी पूरा मामला समझ आ चुका था कि उसके पागल भतीजे ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया और घर के लोगों से पिटवाया है। शायद आइडिया भी उसका ही था। साहिल मन ही मन सोचा, यार साहिल, तू कितना मासूम और भोला भाला है, सब आके तुझे उल्लू बनाकर चले जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे भी इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही चालाक है और उससे निपटने के लिए मुझे थोड़ा तो इंटेलिजेंट बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे घास नहीं डालेगा और उसके दिमाग की घोड़े कुछ ज्यादा ही चल जाएं और मीरा की दूसरी जगह शादी कर दे, तब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरोड़ा मेंशन में सभी लोग डिनर करने के बाद सोने के लिए चले गए। साहिल भी अपने रूम में चला गया सोने के लिए और मन ही मन सोचा, कल सुबह जाऊंगा मीरा के पास और कल सुबह से ही लग जाऊंगा मीरा को मानाओ मिशन पर। नेक्स्ट डे
ऋषभ और मीरा का घर। आज मीरा और ऋषभ बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि कल रात ही मीरा को पता चला था वह जिस कंपनी में अपनी इंटरव्यू देने के लिए गई है वहां पर उसे बस की सेक्रेटरी का जॉब मिल गया था और उसे एडवांस पेमेंट भी मिल चुका था, जिस वजह से आज सुबह ही उसने घर के लिए बहुत सारा ग्रॉसरी शॉपिंग करके लाया था और ब्रेकफास्ट बनाना भी शुरू कर दिया। ऋषभ तब तक सोकर उठ चुका था और सुबह की जॉगिंग करके भी चला आया। वह एक छोटा बच्चा था मगर फिर भी अपना हेल्थ का ध्यान रखता था। रोज सुबह जल्दी उठता था और रात को जल्दी सो जाता था और रोज हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करता था जो बच्चे करते हैं। ऋषभ जॉगिंग से आकर पढ़ाई में लग गया था। भूख लगी थी इसलिए उसने पूछा, मॉम आज आप क्या बनाने वाले हो? कल तो आपकी नई जॉब लगी है ना, तो आप मुझे उसके लिए स्पेशल बना के खिलाओगे? उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है। मीरा बोली, हाँ बेटा, आज तुम्हारा फेवरेट डोसा बना रही हूँ और साथ में नारियल की चटनी और अचार भी। यह सुनकर ऋषभ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। 2 साल बाद उसे डोसा खाने को मिल रहा था। जब वह लोग उसके मॉम के पहले पति का घर छोड़ा था तब से उन्हें ढंग का खाना नसीब नहीं होता था, जो मिलता था वही खा लेते थे। फिर उधर से मीरा बोली, टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, साथ में तुम्हारे एंजल के लिए भी ले जाना। एक काम करो, अपने एंजल को घर ही बुला लाओ, मैं भी तो अपने होने वाली बहू के साथ मिल लूं। यह सुनकर ऋषभ शर्माने लगा। फिर ऋषभ ने बोला, क्यों नहीं, अंकल भी घर पर नहीं रहते हैं, मैं एक काम करता हूँ, एंजल को ले आता हूँ। वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उनका डोर बेल बजा। मीरा आज 3 साल तक यहाँ पर रह रही थी। आज तक उसे किसी ने भी याद नहीं किया और ना ही कोई उसका ठिकाना जानता था। सिर्फ सिद्धार्थ जानता था, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए कभी कभी उसे कॉल किया करता था और सब जरूरत पड़ती थी मिलने की तो बाहर ही मिलता था। मीरा यही सोच रही थी कि कौन होगा, लेकिन ऋषभ को समझ में आ गया है कौन हो सकता है। इस वजह से उसने बोला, मॉम अब खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही ऋषभ ने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत है। उन दोनों का एज 60 साल के आसपास है, मगर दोनों को देखकर उनका असली एज बताना मुश्किल है। उनके साथ एक मिडिल एज आदमी और औरत थे। औरत बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग थी, उसकी एज 35 के आसपास होगी, मगर उसे देखकर उसका एज का अंदाज लगा अपना मुश्किल है। और जो आदमी उसके साथ खड़ा था उसका एज भी 40 के आसपास है और दिखने में कभी हैंडसम है, मगर उनका चेहरा कुछ हद तक यश जैसा था। इस वजह से ऋषभ को पता लगाने में यह देर नहीं लगी कि यह कौन है। उन सब से पीछे था यश, जो कि बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को पार करके सामने आया और अपना दांत दिखाकर बोला, हेलो बड़े भैया, कैसे हो आप? पहले तो ऋषभ को इन सब को देखकर थोड़ा सा झटका लगा, फिर यश को उसे बड़ा भाई कहना उसे हजम नहीं हुआ, क्योंकि कल जो यश उसे दुश्मनों की तरह दिख रहा था और आज ऐसे देख रहा है जैसे वह कोई उसका अपना हो और बहुत खास हो। उधर मीरा किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने ऋषभ से पूछा, ऋषु बेटा कौन आया है? तो ऋषभ ने बोला, कोई नहीं मॉम, बस गलती से आ गए हैं, मैं अभी इन्हें भेजता हूँ। इतना बोलकर और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने वाला था कि तभी यश जोर से बोल पड़ा, नहीं मौसी, हम लोग हैं, हम आपके अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बड़े भाई हमें भेजने की तैयारी कर रही है, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और दादा दादी भी आए हैं, यह लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। किसी अनजान के मुंह से अपने लिए मौसी सुनना मीरा को थोड़ा सा खटकता है। फिर वह बाहर आकर देखती है कि कौन है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसने सामने जब 4 जाने पहचाने चेहरे देखे तो उसे थोड़ा सा झटका लगा और फिर उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो पैनिक करने लगी। तो क्या लगता है आपको कौन है वह मिस्टीरियस लड़की और किसको ढूंढने की बात कर रहे हैं वह लोग? तो क्या लगता है आपको अरोड़ा फैमिली क्यों आए हैं मीरा के पास?
क्या है मीरा की पैनिक करने की वजह? अरोड़ा फैमिली यहाँ पर है तो साहिल कहाँ पर है? क्या साहिल माना पाएगा मीरा को? आगे इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर पढ़ना। और इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट और रेटिंग करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय मेरे प्यारे रीडर और शुभ रात्रि।